हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कि आफ्टर मोदी इंडिया नेपाल रिलेशन। मोदी जी के आने के बाद से 2015 के बाद से अगर देखा जाए तो इंडिया और नेपाल के रिलेशन में कितना सुधार हुआ है और कहाँ पे गड़बड़ियां हुई है, इसे हम कई पॉइंट में बात करेंगे और व्यापार के बारे में भी जानेंगे जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और नेपाल का जो रिलेशन है वो बहुत ही पुराना या कह सकते हैं कि सदियों से भी चलता आ रहा है। तो ऐसे में ये जो कहा जाता है कि भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक हर प्रकार से रिलेशन बहुत ही पहले से बना रहा, लेकिन समय समय पे इसमें भी तनाव आता रहा। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया कि सबसे अधिक तनाव भारत और नेपाल के रिलेशन में इस समय, इससे अधिक कभी भी तनाव दोनों देशों के बीच में, एक पड़ोसी देश के बीच में कभी भी इतना अधिक तनाव नहीं हुआ है। तो चलिए हम समझते हैं कुछ पॉइंट से। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बॉर्डर एरिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत की जो असली सीमा, जो जमीनी देखा जाए, जमीन से जो टच पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या कितनी है और भारत की कितनी लंबाई जो है सीमा है। तो 15,106 किलोमीटर लंबी भारत की असली सीमा है। ये असली सीमा भारत के 7 पड़ोसी देशों से टच होती है। तो ये 7 पड़ोसी देश कौन है? जैसे बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान व अफगानिस्तान। इन 7 पड़ोसी देशों से भारत की सीमा जमीनी स्थल से टच करती है। तो वहीं पे हम नेपाल की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि भारत का असली सीमा नेपाल के साथ कितना किलोमीटर बनाता है। तो वह है 1751 किलोमीटर लंबी बॉर्डर सीमा टच करती है, जिसमें से भारत के 5 राज्य टच करते हैं नेपाल देश से। तो ये 5 राज्य कौन से हैं? जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम। जो सिक्किम राज्य वो सबसे अधिक टच करता है। इसी के साथ आपको यह भी जानना होगा कि नेपाल देश में 7 राज्य हैं, 7 राज्यों में 75 जिले। अगर इन 75 जिलों में से देखा जाए तो नेपाल के कितने जिले हैं जो भारत के इन 5 राज्यों से टच करते हैं? तो कुल मिलाकर 23 ऐसे जिले हैं नेपाल के जो भारत के 5 राज्यों से टच करते हैं। जैसे बताया गया है कि बिहार राज्य से नेपाल के 12 जिले टच करते हैं, उत्तर प्रदेश से नेपाल के 8 जिले, नेपाल के 2 जिले पश्चिम बंगाल से टच करते हैं, जिसमें से एक जिला ऐसा भी है जो बिहार को भी टच करता है, तो उसे हम 2 ही गिनेंगे। इसके साथ उत्तराखंड, उत्तराखंड से नेपाल के 4 जिले टच करते हैं। इन 4 जिलों में बताया गया कि 2 जिले जो हैं पश्चिम बंगाल को भी टच करते हैं, एक सिक्किम को भी टच करता है, एक आपका उत्तर प्रदेश को टच करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो 23 जिले नेपाल के भारत के इन राज्यों से टच करते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, बताया गया है कि नेपाल डिपेंड है इंडिया पे। किस रूप में डिपेंड है, कितना डिपेंड है, इसके बारे में बात किया जाए। बताया गया है कि नेपाल की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। अगर इस समय मैं बात करूं तो करीब 3 करोड़ जनसंख्या है नेपाल की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या आप जानते हैं 140 मान लीजिए, 135 मान लीजिए, क्योंकि अभी तो 2021 का जनगणना का रिपोर्ट अभी आएगा, अगले साल तक, लास्ट तक आ सकता है। बताया गया कि 2019 के आंकड़े के अनुसार नेपाल देश के या नेपाली जो है भारत में करीब 60 लाख नेपाली भारत में यहाँ पे काम करते हैं, और ये कुल जनसंख्या, नेपाल की कुल जनसंख्या का करीब 20% है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि नेपाल की 20% आबादी भारत देश पर डिपेंड है। इन 60 लाख नेपालियों की संख्या में यह भी बताया गया है कि नेपाल की जो गोरखा आर्मी है उनके लगभग 32,000 सैनिक जो हैं आज भी भारत देश की सेवा में लगे हुए हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि भारत सरकार प्रति वर्ष 3,000 करोड़ रुपए इन गोरखा आर्मी के जो पेंशन होता है उनको खर्च करने में 1,25,000 गोरखा आर्मी के पेंशन पर खर्च करती है। वही विदेशों में काम कर रहे हैं सभी नेपालियों में देखा जाए तो सबसे अधिक नेपाली भारत में ही रहते हैं। कई बड़े कारण है, जैसे 4 पॉइंट में समझा। पहला कारण है कि ओपन बॉर्डर, दोनों देशों की जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से खुली हुई है। दूसरा पॉइंट है नो पासपोर्ट नो वीजा। तीसरा पॉइंट है कॉमन राइट, जो एक अधिकार कह सकते हैं कि भारतीय नागरिक को मिला, वही अधिकार नेपाली नागरिक को भी भारत में मिला हुआ है। इसके कारण से सबसे अधिक माना जाता है कि नेपाली भारत में है। और इसी तरह से भी हम भारतीयों के बारे में बात करेंगे कि कितने भारतीय प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो नेपाल में रह रहे हैं। चौथा पॉइंट है नो वर्क परमिट। जैसे होता है कि आप दूसरे देशों में काम करेंगे तो वहां पे होता है कि आपको यही काम करना है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, और दूसरा अलग अलग अपना क्षेत्र होता है, आपको उसी में काम करना होगा। अगर वो काम खत्म हो गया तो आपको अपने देश में आ जाना होगा। लेकिन ऐसा भारत और नेपाल के बीच में नहीं है। अगर आपका ये काम खत्म होता है, जैसे लकड़ी का काम करते हैं, ये खत्म हो गया तो आप दूसरा काम कर लीजिए। तो ऐसे में इसी के कारण से दोनों देशों के बीच में जो आदमियों या जिस तरह से जो कामगारों की संख्या है वो बहुत ही अधिक है। इसके साथ ही भारत सरकार प्रति वर्ष 3,000 नेपाली स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रदान करती है।
अगर देखा है कि विदेशों से पढ़ने वाले भारत में आने वाले स्टूडेंटों की संख्या में तो सबसे अधिक छात्र नेपाल से भारत में आके पढ़ते हैं, और ये संख्या कोई एक दो नहीं है, 1000 2000 नहीं है, ये पूरी तरह से 26% है। जितने भी विदेशी छात्र भारत में आकर किसी भी शहर में किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे। तीसरा पॉइंट वही अभी हमने बात किया कि भारत के कितने लोग नेपाल में रहते हैं, तो इसे आप इस तरह समझेंगे कि हाउ मेनी इंडियंस इन नेपाल, कितने हैं। तो 2019 के आंकड़े के अनुसार ये भारत सरकार की ओर से जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि 6 लाख भारतीय लोग नेपाल में रहते हैं। अधिकतर लोग बिजनेस या व्यापार, छोटा बड़ा सभी तरह से देखा जाए तो व्यापार करने के लिए जाते हैं। बॉर्डर से सटे होने के कारण से ही भारतीय लोगों की, जो बॉर्डर से सटे लोग हैं उनकी जीविका, जैसे घर तो भारत में है लेकिन जो जीविका या जीवन यापन करने का जो माध्यम है वो कहीं ना कहीं नेपाली मार्केट ही उनका बना हुआ है। तो ऐसे में दोनों देशों को देखा जाए तो रिलेशन तो बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भरता अभी भी बनी हुई है। इसके साथ ही भारत की कई प्राइवेट कंपनियां और कई गवर्नमेंट कंपनियां हैं जो नेपाल में अपनी सेवा प्रदान करती हैं, जिसके माध्यम से नेपाल को भी फायदा होगा। उसके साथ साथ भारतीय कंपनी भाई पैसा कमाएंगी, उससे देश का, भारत देश का भी विकास होगा। तो हर तरह से ऐसे में देखा जाए। इसके बाद हमारा पॉइंट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होता है, आयात और निर्यात होता है, हम आपके देश में सामान बेचे, आप हमारे देश में सामान बेचे, ऐसे में ही दोनों देश की प्रगति होती है और ऐसा भी होता रहा है। ऐसे बताया गया कि एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल देश की जितनी भी एफडीआई होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशों के माध्यम से, किसी कंपनी के माध्यम से, किसी इन्वेस्टर के माध्यम से आता है, इसमें देखा जाए तो लगभग 30% इन्वेस्टमेंट भारत की कंपनियों या भारत के लोगों का नेपाल में लगा हुआ है। एक आंकड़े के अनुसार, ये 2018 का आंकड़ा है, इसमें आपको समझ में आएगा। आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि भारत ने नेपाल को कितना सामान बेचा या कितने का व्यापार किया, उसी तरह से नेपाल ने भारत को कितना सामान बेचा, कितने का व्यापार किया। जैसे भारत देश ने नेपाल के साथ कितने का व्यापार किया, तो निर्यात जो है भारत का वो 5074 करोड़ का, आयात है 77,676 करोड़ का है। इसी तरह से कुल व्यापार देखा जाए तो भारत ने नेपाल के साथ कितने का किया, 82,751 करोड़ का। तो वही नेपाल ने भारत के साथ कितने का व्यापार किया, तो निर्यात, नेपाल का निर्यात भारत को, या नेपाल ने भारत को कितने का सामान बेचा, तो ये है 2,912 करोड़ रुपया है। इसी तरह से नेपाल ने आयात किया भारत से सामान, तो 50,613 करोड़, और लास्ट में अगर दोनों को ऐड कर लिया जाए तो कुल व्यापार हो जाएगा 53,526 करोड़ का व्यापार। ये 2018 का एक पूरे वित्तीय वर्ष में देखा जाएगा। भारत देश अपने 6 पड़ोसी देश, ये 6 पड़ोसी देश कौन से हैं, जैसे चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान व अफगानिस्तान के साथ टोटल 90,000 करोड़ रुपए का सीमा व्यापार करता है। ये प्रति वर्ष का निकाला गया, जो भारत के कुल व्यापार का मात्र 1.56% है। और आप अमेरिका का जोड़े, अलग अलग देशों को जोड़े, इससे नहीं मतलब है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पड़ोसी देशों के बारे में बात किया गया है। और इस 90,000 करोड़ रुपए में से अगर अलग अलग देखा जाए तो सबसे अधिक व्यापार, जो सीमा व्यापार है, वो भारत नेपाल के साथ करता है, अगर पड़ोसी देशों से तुलना किया जाए तो। इस तरह से भारत सरकार नेपाल के साथ 51,000 करोड़ रुपए का सीमा व्यापार प्रति वर्ष करता है। इस 51,000 करोड़ रुपए में से 48,000 करोड़ रुपए भारत को सीमा व्यापार के रूप में मिलता है, तो वहीं 3,000 करोड़ रुपए नेपाल को मिलता है। प्रतिवर्ष की बात किया जाता है तो हमेशा प्रतिवर्ष बढ़ता ही रहता है, जैसा आता है उसी के अनुसार अपना अपना सीमा व्यापार शुल्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी धन। विदेशी धन के बारे में बात किया जाए कि जैसे हर देश के लोग अलग अलग देशों में जाते हैं कमाने के लिए, वहां पे रहने के लिए कोई ना कोई बिजनेस करते ही करते हैं, तो ऐसे में जो पैसा उनके पास बचता है वो पैसा अपने घरों पे भेजते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखा जाए कि जैसे नेपाल के लोग अलग अलग देशों में फैले हुए हैं, भारत में भी रहते हैं, भारत में कोई ना कोई काम करते हैं, जिसके माध्यम से उनको पैसा मिलता है, वेतन मिलता है, वो पैसा उनके पास जो बचता है वो घरों पे भेजते हैं। तो उस तरह से पूरी दुनिया में से अगर देखा जाए, पूरी दुनिया से, तो नेपाल को प्रति वर्ष 64,000 करोड़ रुपए इस तरह से विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त होता है। इस 64,000 करोड़ रुपए में से 12,000 करोड़ रुपए अकेले भारत से ही नेपाल में जाता है। नेपाली जो लोग हैं भारत में काम करते हैं, इनके माध्यम से 12,000 करोड़ रुपया जाता है। तो ऐसे में पूरी दुनिया में सबसे अधिक अगर पैसा नेपाल में आता है इस तरह से विदेशी मुद्रा, तो वह भारत देश से आता है। इसी विदेशी मुद्रा को लेकर विश्व बैंक का एक रिपोर्ट भी है 2018 में जारी किया गया, जिसमें बताया गया था कि नेपाल को 2018 में एक साल में, वित्तीय वर्ष में कितना पैसा विदेशों से ऐसे मिला हुआ है, जो लोग कमाने जाते हैं वो भेजते हैं, तो वह 9,780 करोड़। तो वही अगर बात किया जाए कि भारत के लोग कितना पैसा नेपाल से भेजते हैं, तो वह आंकड़ा 11,000 करोड़ रुपए था। ये 2018 की बात किया गया।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोदी और नेपाल। जैसे हमने यहाँ पे इंडिया की बात नहीं किया, सिर्फ मोदी और नेपाल के बारे में, कि जब से मोदी जी आए हैं, बताया जाता है कि मोदी जी जब से आए हैं, भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से नेपाल और इंडिया का रिलेशन बहुत ही गड़बड़ देखा गया। लेकिन कितना सही है, कितना गलत है, कितना काम किया गया है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इसीलिए हमने शुरू में इस टॉपिक पे ही बात किया था, इस टॉपिक पर ही आज हमारा डिस्कस होगा। मई 2018 में भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने नेपाल की तीसरी बार यात्रा की थी, और अब तक अगर मैं बात करूं 2015 से लेके 2020 तक, तो कुल मिलाकर 4 बार भारतीय प्रधानमंत्री नेपाल की यात्रा कर चुके थे। तो तीसरी यात्रा उनका ये था। उस समय इन्होंने जनकपुर से लेकर अयोध्या के लिए बस की शुरुआत की गई थी। ये एक परियोजना के माध्यम से शुरू किया गया था, रामायण सर्किट पर्यटन योजना। इस रामायण सर्किट परियोजना के माध्यम से आप एक साथ में एक बार में 15 स्थानों की यात्रा कर सकते हैं, और ये 15 स्थान ऐसे हैं जहां पे भगवान राम का किसी न किसी प्रकार से रिलेशन रहा है। तो ये 15 स्थान कौन से जो भारत में है, जैसे मैं राज्य वाइज बात करूंगा कि किस राज्य में कितने स्थान है, वहां पे आप जाके घूम सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 3 स्थान बताए गए हैं। पहला है अयोध्या, दूसरा है श्रृंगवेरपुर, तीसरा चित्रकूट। इसके साथ ही बिहार में सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा। पश्चिम बंगाल में है आपका नंदीग्राम, ओडिशा महेंद्रगिरी, छत्तीसगढ़ जगदलपुर, तेलंगाना भद्राचलम, तमिलनाडु रामेश्वरम, जो लास्ट पॉइंट है भारत का, कर्नाटक हम्पी। महाराष्ट्र में 2 स्थान है, नासिक और नागपुर दोनों हैं। इसके साथ लास्ट में है मध्य प्रदेश में पड़ता है चित्रकूट। तो इन 15 स्थानों पर आप एक बार में घूमना चाहें तो आप घूम सकते हैं। तो ये 2018 की बात थी, लेकिन आप इस समय अगर देखा जाए, जो मार्च से ही कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ही तेजी से पूरी दुनिया में फैला है, उसके बाद से देखा जाए तो भारत सरकार ने नेपाल की कितनी मदद की है। तो इसमें कहीं ना कहीं उस देश के प्रधानमंत्री का भी हाथ होता है, अगर कोई भी देश किसी की मदद करता है। तो बताया गया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत सरकार ने 23 टन जो आवश्यक सामान थे, जैसे दवाएं थे, कई और मास्क है, सैनिटाइजर है, हर चीज को जो भेजा गया था, तो 23 टन भारत सरकार ने नेपाल को भेजा था। इस भेजने के बाद से नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान आया था, जिसमें उन्होंने भारत सरकार, भारत देश को धन्यवाद दिया था। तो उनका ये बयान है, ये ट्वीट आपको दिखाया जा रहा है। इस ट्वीट में इन्होंने कहा था कि मैं पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए नेपाल को 23 टन जरूरी दवाइयां दी है, और आज भारतीय राजदूत द्वारा हमारे स्वास्थ्य मंत्री को ये दवाइयां सौंपी गई हैं, जो भारत देश से आई हुई हैं। इसके पहले जैसे भी हमने आपको बताया कि 2018 की बात बताया, इसके बाद प्रेजेंट टाइम की, इसके पहले और अगर हम पीछे चलें, जैसे 2015 की मैं बात करूं, तो किस तरह से कितनी मदद भारत सरकार की ओर से की गई थी। तो आप सभी को पता है कि अप्रैल 2015 में नेपाल में बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, जिसमें करीब 9000 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 8000 घरों को नुकसान हुआ था। ये आंकड़े हैं, इससे अधिक भी और अधिक नुकसान हुआ था, अरबों रुपए की नुकसान हुई थी। इस भूकंप की सूचना मिलते ही भारत सरकार ने 16 एनडीआरएफ के टीम व 38 एयरफोर्स के जहाज के साथ 571 टन जो आवश्यक सामान थी, खाने पीने की सामान थी, वो भारत ने नेपाल को भेजी थी। तो इस तरह से ये मदद की गई थी। इसके साथ ही आर्थिक मदद की जाती है समय समय पे। पिछले वर्ष ही भारत सरकार ने नेपाल को 233 करोड़ रुपए इसलिए दिया है कि जिससे जो भूकंप से प्रभावित घर थे, वो अगर एक बार बन चुके हैं तो दोबारा अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उनकी मरम्मत के लिए 233 करोड़ रुपया पिछले वर्ष ही भारत सरकार ने नेपाल को दिया है। 2015 से अब तक देखा जाए तो कुल मिलाकर लगभग 300 करोड़ रुपए भारत सरकार ने नेपाल को मदद दी है। ये आर्थिक रूप से, और जो जरूरी सामान भेजी गई हैं उसकी कोई भी गिनती नहीं है, ये आर्थिक रूप से मदद गिनी गई है। इसके साथ ये भी आप सभी को जानना चाहिए कि इंडिया ने अब तक 2019 तक, लास्ट तक मैं बात कर रहा हूं, तो अब तक 752 एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस कब दिए जाते हैं, जैसे भारत में 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, गांधी जयंती मनाया जाता है, ऐसे कई और प्रोग्राम होते हैं, उस समय भारत सरकार नेपाल को ऐसी मदद देती है। तो अब तक 752 एम्बुलेंस, 148 स्कूली जो बस होते हैं, इस तरह से ये मदद की जाती है। इसके साथ ही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए, जैसे हमने बताया कि भूकंप आया था, इसके पहले और भी ऐसे प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि जैसे कई वर्षों के आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। जैसे 2006 और 7 में 750 करोड़ रुपए, 2011 और 12 में 1800 करोड़ रुपए, 2013 और 14 में 7500 करोड़ रुपए, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार नेपाल को प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही आप सभी को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत सरकार जब फरवरी के पहले वीक में अपने देश में बजट जारी करती है, तो उसमें देश के साथ साथ अपने पड़ोसी देश जो होते हैं, जैसे भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका, ऐसे जो छोटे छोटे देश हैं, उनको आर्थिक मदद दी जाती है। तो उसमें सबसे अधिक मदद दिया जाता है तो नेपाल देश को दिया जाता है।
जैसे 2019 और 20 के वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने नेपाल को 1200 करोड़ रुपए की मदद की थी। उसी के तहत 2020 और 21 का वित्तीय वर्ष जो इस समय चल रहा है, इसमें भारत सरकार ने नेपाल को 800 करोड़ रुपए की मदद की है। अब ये कमी क्यों किया गया, बताया ये गया है कि जो पिछला बजट जारी किया गया था 1200 करोड़ रुपए का, उसमें से बहुत ही धन अभी बाकी है, नेपाल के पास रखा हुआ है। इसी के कारण से अब की जो वित्तीय वर्ष है उसमें 800 करोड़ रुपए, या आप कहें कि लगभग 33% की कमी कर दी गई। आगे इसे बढ़ाया दिया जाएगा। तो ये थे ऐसे कुछ पॉइंट जो हमने बताया कि 2015 की बात से देखा जाए, जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से नेपाल का कितना व्यापार बढ़ा है, या कह सकते हैं कि कितनी नेपाल की मदद की गई है। इसके साथ कुछ चुनौतियां हैं, दोनों देशों के बीच में चुनौतियों के कारण से ही चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया है, जिसके कारण से समय समय पे तनाव देखा गया, और ये तनाव कम नहीं होगा और आगे तनाव बढ़ता जाएगा। जैसे कुछ तो चुनौतियां इस प्रकार है कि ओपन बॉर्डर के कारण से, खुली सीमा के कारण से मानव तस्करी और जो ये शराब जैसे होते हैं कि नशीली पदार्थ, इसका व्यापार बढ़ रहा है। इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों ही देशों में अपराध की जो दर है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही नेपाल देश ने अभी हाल ही में 17 बॉर्डर पॉइंट ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पे सबसे अधिक ऐसे मामले देखने के आते हैं, चाहे वो मानव तस्करी हो या किसी वस्तु की जैसे नशीली पदार्थ। जैसे आप देखेंगे कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन नेपाल के रास्ते के माध्यम से बताया जाता है, अभी आज की खबर है कि लगभग 180 बोतल शराब की पकड़ी गई है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी चुनौती बन जाती है, और इसे जब इग्नोर किया जाता है तो आगे बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आफ्टर मोदी इंडिया नेपाल रिलेशन, उनके बाद 15 के बाद से भारत और नेपाल के रिलेशन में कितना जो सुधार हुआ या कितना कमी रह गई, तो क्या कारण था, इस पर हमने चर्चा किया। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।